हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो है सो बीपीएससी TRE 1, TRE 2 और TRE 3 का जो री एग्ज़ाम हुआ वो और जो कैंसिल हुआ वो, इन चारों एग्ज़ाम का जो जीके जीएस 40 मार्क का पूछा गया, उसमें से कौन से चैप्टर से कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं वो हम चैप्टर वाइज इस सीरीज में करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को इसका अगला वीडियो भी चाहिए होगा या फिर और हर भी किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज आप इस वीडियो में जो है सो हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री के। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो इसका सही आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद की संधि। बक्सर की संधि बक्सर की लड़ाई के बाद जो संधि हुआ था वह इलाहाबाद की संधि हुआ था। और बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 ईस्वी में। इसका डिटेल भी आगे दिया हुआ है, वो भी हम देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि बक्सर की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की। हालांकि यहाँ 1965 दिया हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1765 होगा, जिसके अंतर्गत मुगल सम्राट ने बंगाल को अंग्रेज़ों को दे दिया। क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया। मुगल सम्राट ने 26 लाख रुपये वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष भारत में अपना कारखाना स्थापित किया? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कारखाना भारत में 1632 ईस्वी में स्थापित किया था। तो इसका सही आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसके पहले इसका व्याख्या देख लेते हैं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, जो पटना कलेक्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। पुर्तगाली बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय थे, यानी कि बिहार में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली मुख्य रूप से मसालों और कपड़ों का व्यापार किया करते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है जो बीपीएससी TRE 2 में पूछा गया है कि इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? इंग्लैंड में भारत के दूत कौन थे, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत थे। अगर आप लोगों को इसका व्याख्या पढ़ना हो तो आप वीडियो को पॉज करके इसका पूरा व्याख्या भी आप देख सकते हैं, और जो भी इसमें से आपको पॉइंट लगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे, आप उसे अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देख लीजिए कि इंग्लैंड में भारत का अनाधिकार दूत दादा भाई नौरोजी माने जाते हैं। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कर दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश जनता और संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराया तथा भारतीयों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार किया, इसलिए वे भारत के दूत कहे जाते थे। इन्हें सम्मानपूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे आप कॉपी में नोट कर सकते हैं कि इंडिया का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है। तो उसका आंसर भी दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। तो इसी तरह अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का व्याख्या पढ़ना होगा तो आप वीडियो को पॉज करके व्याख्या पढ़िए, और उसका जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, जिसमें दिया गया है 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि, मतलब 1859 का जो भारतीय उत्प्रवास अधिनियम था वह क्या कहता था? तो इसका आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन का जो है सो पूरा व्याख्या दिया हुआ है, यहाँ से आप उसका व्याख्या देख सकते हैं।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यह देख लीजिए बीपीएससी टीआरई 3 11 12 में यह पूछा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह बीपीएससी टीआरई 3 11 12 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक, क्योंकि इसमें जो है सो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही है। नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफ़ी का वृक्षारोपण करना, विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। एक से अधिक इसका आंसर है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 1857 के विद्रोह से लिया गया है और यह टीआरई 3 के 6 to 8 एग्ज़ाम की जो कैंसिल हो गया उसमें पूछा गया था। देखते हैं क्या। तो इसमें पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहेब ने अपने आप को मुग़ल सम्राट का क्या घोषित किया था? तो नाना साहब जो अपने आप को मुग़ल सम्राट का क्या घोषित किया था उन्होंने? तो इसका सही आंसर आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइब। नाना साहब ने अपने आप को नाइब घोषित किया था। चलिए इसका व्याख्या भी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। तो देख लीजिए यहाँ पर कि 4 जुलाई 1857 को जब कानपुर से अंग्रेज़ों ने प्रस्थान किया तो नाना साहब ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की तथा पेशवा की उपाधि धारण की। तो नाना साहब ने पेशवा की उपाधि धारण की और इस दौरान उन्होंने मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को भारत का बादशाह स्वीकार करते हुए स्वयं को उनका नायब घोषित किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? तो रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा किस तारीख को जारी हुई थी? यह बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया सवाल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 नवंबर 1858 को। 1857 की क्रांति के बाद ही यह उद्घोषणा जारी हुई थी, 1 नवंबर 1858 को। उसके बाद से भारत पर ब्रिटिश सरकार का शासन समाप्त हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत पर जो है सो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन का अधीन जो है सो हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की? तो ग्वालियर पर अधिकार करने में लक्ष्मीबाई को किसने सहायता की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफ़गान ने। अफ़गानों ने रानी लक्ष्मीबाई की सहायता की थी ग्वालियर पर अधिकार करने के लिए। इसका व्याख्या देख सकते हैं यहाँ पर कि रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में अफ़गानों ने सहायता की थी। 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों से लोहा लेने के लिए बांदा नवाब अली बहादुर द्वितीय को, जिन्हें वे अपना भाई मानती थी, को पत्र के साथ एक राखी भेजकर उसकी लाज रखने को कहा था। बांदा नवाब 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने पहुंच गए थे। तो इसमें से आपको जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे आप उससे नोट कर सकते हैं और उसको आप नोट करते भी जाइए और हर क्वेश्चन का व्याख्या ज़रूर पढ़िए, क्योंकि यह जो है सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके लिए यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें से आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछ रहा है, जो बीपीएससी टीआरई 2 में ही पूछा गया फिर से, कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो 1857 की क्रांति को सबसे पहली बार किसने कहा था कि यह प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है? तो वी.डी. सावरकर ने कहा था। तो इसका सही आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वी.डी. सावरकर।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे। तो पहला कारण अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता। दूसरा कारण विद्रोहियों के पास एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी। तीसरा समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि सभी इसके जो है सो कारण थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इसका व्याख्या भी देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ यह औरत सोई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। तो किसने यह बात जो है सो कही थी। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया था। तो इन सब क्वेश्चन को आप ज़रूर देखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनरल हीरोज ने कहा था यह बात। अब यहाँ से आप जैसा कि देख लीजिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेज़ों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। तो यह सब एक की पॉइंट है जो आप याद कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए। यह आपको बहुत ही लाभ होगा इसका आपको TRE 4 के एग्ज़ाम में। और यह हर किसी के लिए है, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th, 11, 12 हर किसी के लिए यह। इसमें हर एग्ज़ाम में पूछे गए GK GS के जो 40 क्वेश्चन होते हैं उसके चैप्टर बाय चैप्टर जो है सो क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है कि किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था। देख लीजिए कि इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। तो ऑप्शन है कि 1856 में खानदेश की जनजाति ने, बिहार के संथालियों ने 1855-56 में। ऑप्शन नंबर सी है छोटा नागपुर की जनजाति ने 1850 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि बिहार के संथालियों ने 1855-56 में जो युद्ध हुई थी संथाली विद्रोह, वह जो है सो कर का जो शोषणकारी शक्ति था उसका विरोध करने के लिए किया गया था। आप इसका व्याख्या भी यहाँ पर देख सकते हैं। 1855-56 में बिहार के संथाल आदिवासियों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की गई नई कर नीति के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया, जिसे संथाल विद्रोह या फिर संथाल हूल कहा जाता है। अब यहाँ पर की पॉइंट यह है कि इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस विद्रोह का नेतृत्व जो है सो सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव नामक 4 भाइयों ने किया था, जिसमें सिद्धू एवं कान्हू प्रमुख नेतृत्व करता थे। और यह विद्रोह कब हुआ था। तो यह विद्रोह 1855-56 में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 हुआ था। यह देख लीजिए BPSC TRE 2 में यह क्वेश्चन पूछ लिया गया कि संथाल विद्रोह जो हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए है राजकुमार शुक्ल, SN सिन्हा, सहजानंद सरस्वती। इनमें किसी में भी सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव का नाम नहीं दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि 1855-56 के संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। तो आनंद मठ में जो है हमको सन्यासी विद्रोह का उल्लेख देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह। यह भी BPSC TRE 2 में पूछा गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। फिर से यह सवाल देख लीजिए, अगेन पूछा गया है
कि आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। तो सबसे पहली बात तो आनंद मठ जो है सो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया और इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ कब प्रकाशित हुआ था। तो आनंद मठ का प्रकाशन कब हुआ था। तो आनंद मठ का प्रकाशन जो है सो 1882 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1882 ईस्वी में। तो यह सब एक की पॉइंट है जिसे आप याद कर सकते हैं और कॉपी में नोट कर लीजिए वीडियो देखते टाइम ही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। तो संथाल विद्रोह है, बिरसा मुंडा विद्रोह है, ताना भगत आंदोलन है। तो आपको बताना है कि इनमें से सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी। तो संथाल विद्रोह जो है 1855-56 में हुआ था। बिरसा मुंडा विद्रोह जो है सो लगभग 1895 के लगभग में हुआ था। और ताना भगत आंदोलन यह जो है 1914-15 में हुआ था। तो सबसे पहले कौन हुआ था, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो सिद्धू कान्हू चांद एवं भैरव ने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ताना भगत आंदोलन संबंधित है। ताना भगत आंदोलन किस चीज़ से संबंधित है, किससे संबंधित है। तो दलित, आदिवासी और किसान, इन तीनों में से ताना भगत आंदोलन जो है सो एक आदिवासी आंदोलन था। तो यह आदिवासियों से संबंधित था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ताना भगत आंदोलन आदिवासियों से संबंधित था। तो देख लीजिए यहाँ पर भी इसका डिटेल्स में कि ताना भगत आंदोलन आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। यह आंदोलन 1914 से 1919 तक चला था। यह बात आप याद रख लीजिएगा। और यह आंदोलन कहाँ हुई थी। तो यह आंदोलन जो है सो छोटा नागपुर पठार में जतरा भगत के द्वारा किया गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज 20 क्वेश्चन ही करने वाले हैं हम इसमें। तो यह लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका लास्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। तो ऐसा कौन सा विद्रोह था जिसमें लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगा दिया गया था। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन जो है सो एक ऐसा आंदोलन था जो लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के विरोध में होता है। और यह आंदोलन कब हुआ था। तो यह आंदोलन 1831 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके आगे अगर मैं वीडियो बनाऊं या नहीं, या आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल है या नहीं, वो आप भी कमेंट में बताइए। और भी अगर किसी सब्जेक्ट का जैसे कि ज्योग्राफी या साइंस का चाहिए होगा तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए, तभी मैं अगला वीडियो ला पाऊँगा अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।